हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे मैथ का सेट नंबर 6। इससे पहले आपका सेट 5 तक हो गया है और आज हम लोग देखेंगे सेट 6 का पहले भाग में देखेंगे 20 क्वेश्चन और उसके अगले भाग में जो आगे के क्वेश्चन होंगे उसको देखा जाएगा। हम लोग हर एक सेट को 2 भागों में तैयार कर रहे हैं और आइए ये जो पहला सेट आपको दिया गया है इसमें 1 से 20 तक आपके होंगे और उसके आगे देखिए, इसके आगे आपको दिखाई देगा कि जितने भी वर्णनात्मक प्रश्न हैं उस क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो पहला आपका क्वेश्चन पूछा है कि 100 अभाज्य संख्या। तो 100 अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 100 अभाज्य संख्याओं का जो आपको बोला है 100 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा बताना है, क्योंकि युग्म माने क्या होता है? जोड़ा। युग्म माने जोड़ा। तो 100 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा बताना है और जोड़ा मतलब दोनों को मिला के। यदि दोनों को मिला के ऐसी संख्या लेते हैं कि दोनों नंबर अलग अलग संख्याओं से कटे, ठीक है, एक ही संख्या से न कटे। यदि एक ही संख्या से दोनों नंबर कट जा रहा है तो वो क्या होगा? 100 अभाज्य संख्या का युग्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो भाज्य संख्याओं का युग्म होगा। भाज्य माने जो कट जाए, तो जो कट जाएगा वो भाज्य संख्याओं का युग्म होगा और जो नहीं कटेगा वो 100 अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। तो आप देखिएगा यहीं से पहला वाला 31 93, तो 31 से 93 कट जाएगा कि नहीं? तो कट जाएगा तो ये होगा भाज्य संख्याओं का युग्म, भाज्य जो कट जाए। ये देखिएगा 7 से 21 कट जाएगा, 7 तरीके 21, ये भी कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा अभाज्य युग्म। ये भी कट जाएगा 5 तिहाई 15, तो ये भी कट जाएगा। तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो जा रहे हैं? कट जा रहे हैं। लेकिन हम लोग इसमें देखेंगे तो 18 और 25 ये एक दूसरे से कटेंगे नहीं। तो ये जो जोड़ा है इसको बोलेंगे 100 अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इसको आप टिक कर देंगे और टिक करने के बाद क्या बोलेंगे? इसको 100 अभाज्य संख्याओं का क्या है? युग्म है। अब तो याद हो गया होगा 100 अभाज्य संख्याओं का युग्म। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको हमेशा गुणनखंड कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करके हम लोग देखना होता है कि कितनी बार 2 आया है और कितनी बार 3 आया है या कितनी बार 5 आया है, उसके ऊपर घात लगा देते हैं। और इसमें क्वेश्चन ही पूछा है कि घातों का क्या बताना है? योग। घातों को जोड़ के बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 72, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 36, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 18, 2 से काटेंगे तो 9, फिर किससे कटेगा? 3 से, उसके बाद अगली बार 3 से। अब आपको क्या बोलना है? पहले इसको जब लिखेंगे हम लोग 144 को तो हम लोग देखेंगे कि 2 कितनी बार आया हुआ है? तो 2 1 2 3 4, तो 2 आया हुआ है 4 बार, तो 2 पर घात 4। अगला देखेंगे 3 कितनी बार आया हुआ है? तो 3 आया है 2 बार, तो 3 पर घात 2। आपसे बोला है कि आप बताइए घातों का योग, मतलब घातों को जोड़ना है। घातों का योग जब करेंगे हम लोग तो क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। तो देखेंगे 2 पर घात 4 है और 3 पर घात 2 है, इन दोनों को जोड़ देंगे। जब आप जोड़ेंगे तो 4 और प्लस 2, 4 2 मिला के कितना हो जाएगा? 6। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा है कि घातों का योग ही बताना है। अगले वाले तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे बोला है कि अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल माने होता है केवल एक हल। केवल एक हल का जो कंडीशन होता है, ये कंडीशन होता है a1 बट्टा a2, उसके बाद होता है नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये होता है एक हल। एक हल तब होता है जब 2 रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती हैं। जब 2 रेखाएं आपस में एक बिंदु को काटेंगी तो यहाँ पे x का मान 1 निकलेगा और y का मान कितना निकलेगा? 1। दोनों का मान, x का मान 1, y का मान 1, तो इसी को बोलेंगे अद्वितीय हल होगा। अब देखिए जब कोई हल ना हो, जब 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर जाती हैं तो कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, और जब काटेंगे नहीं तो कहीं x का मान नहीं आएगा, ना ही y का मान आएगा। तो इसको बोलते हैं कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं का कंडीशन होता है a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 और होता है नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। कोई हल नहीं। और जब देखिए 2 रेखाएं एक के ऊपर दूसरी रेखा रहती है, तो जब एक के ऊपर दूसरी रेखा रहेगी तो दूसरी वाली रेखा और पहली वाली रेखा हर एक बिंदु को टच करते हुए जाएगी। हर एक बिंदु को टच करेगी कि नहीं? जब 2 रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती है तो हर एक बिंदु पर टच करती हैं, तो अनंत जगहों पर टच करती है, इसलिए इसके अनेक हल होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होती है, दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर होती है तो हर एक बिंदु पर टच करते हुए जाती है, इसीलिए बोला जाता है इसका अनेक हल है। अनेक हल का जो कंडीशन होता है वो आपका होता है a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 बराबर होता है c1 बट्टा c2। ये कंडीशन होता है। आपसे इस सवाल में कहा है कि अद्वितीय हल है, मैंने पहला वाला कंडीशन बताना है। तो आपके सामने दिया है x
माइनस 2y बराबर 3, इधर है 3x प्लस my बराबर दिया है 1। यहाँ x का गुणांक 1 है। हमको केवल पहला वाला कंडीशन पर रखना है a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। देखिए ये आपका a1 हो जाएगा, ये आपका a1 होगा, इधर चिन्ह सहित लिया जाता है, ये b1 हो जाएगा, ये आपका a2 हो जाएगा और ये चिन्ह सहित क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब वैल्यू हम लोग भरते हैं तो a1 देखेंगे तो a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3 और इधर भरेंगे नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू -2 और b2 की वैल्यू यम। तिर्यक का गुणा कर दीजिए तो यम का 1 में गुणा होगा तो ये बन जाएगा यम। उसके बाद नॉट इक्वल टू इसमें 3 दूना के 6 माइनस के 6, तो यम की वैल्यू लिखेंगे -6। तो हम लोग देखेंगे कौन सा सही है, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है, यम इक्वल टू -के। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया आपका, इसमें x और y का मान निकालना है। जब दो समीकरण दिया रहता है तो जब x y का मान निकालना होता है तो हम एक तरीका देखते हैं कि गुणांक को बराबर कर लेते हैं। या तो x का गुणांक बराबर कर लेंगे या तो y का गुणांक बराबर कर लेंगे, और गुणांक बराबर करके यदि प्लस माइनस है तो जोड़ देते हैं और प्लस प्लस है तो घटा देते हैं और माइनस माइनस है तो अभी क्या करते हैं घटा देते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, जो पहला समीकरण आपका बना हुआ है 2x, उसके बाद है 3y, उसके बाद आपको बना हुआ है 18। दूसरा वाला हम लोग देखते हैं x और माइनस के 2y बराबर के 2। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अभी हम लोग देखेंगे कि कोई गुणांक बराबर नहीं है तो हम लोग इसका गुणांक बराबर कर लेते हैं। इसमें समीकरण नंबर 1 में क्या कर सकते हैं, 2 से गुणा कर दें तो x का गुणांक 2 और इसमें x का गुणांक क्या हो जाएगा 2। तो समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 y, इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4। इसको बोल लेंगे समीकरण नंबर कितना 3। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 3 को क्या कर देंगे घटा देंगे। आप डायरेक्ट माइनस कीजिए क्योंकि बहुविकल्पी है, आपको हल करके टिक करना होता है, सवाल तो लगाना नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि 2x प्लस 3y बराबर 18 और ये तीसरा वाला देखिए 2x माइनस 4y और उसके बाद आपको दिया है 4। और जब घटाते हैं तो आपको पता होना चाहिए चिन्ह बदल जाता है, घटाने पर चिन्ह बदलेगा, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ से 2x से 2x क्या होगा कट जाएगा, 3y और 4y मिलकर कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। 3y और 4y मिलकर कितना होगा 7y और 18 और 4, 18 4 हो जाएगा आपका कितना 22। ये घटेगा ना, 18 4 घटेगा तो आपका बच जाएगा 14। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 14 बट्टा कितना 7। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 7 दूना के 14। तो y की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू कहीं भी रख सकते हैं, पहले वाले समीकरण में रख दें तो ये पहला वाला समीकरण है 2x 3y बराबर 18। यहाँ यदि 2 रखते हैं तो ये है 2x प्लस 3y के जगह पर 2 बराबर 18। ये हो जाएगा 2 3 6 बराबर 18, 6 प्लस है 6 उधर लेके जाएंगे तो -2x बराबर 18 माइनस कितना हो जाएगा 6, इसमें से घटाएं तो ये हो जाएगा 12 और 2 से काट दें तो x बराबर 6 दूना के 12। तो x 6 आ गया और y कितना आ गया 2। x बराबर 6 पहला वाला ही सही हो जाएगा क्योंकि x बराबर 6 है और y बराबर कितना है 2 है। तो इसमें केवल आपको गुणांक बराबर करना होता है। देखिए इसके बाद ये कह रहा है कि अनेक हल है। अभी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि अनेक हल का क्या कंडीशन होता है। अनेक हल का जो कंडीशन होता है आपको पता होगा कि a1 अपान a2 बराबर होता है b1 अपान b2 बराबर होता है c1 अपान c2। जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो बोलते हैं अनेक हल है। अनेक हल का ये कंडीशन होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। और पहचानने का तरीका देखिए, इस x का गुणांक क्या लिखेंगे, इसको a1 लिखेंगे, इसको b1 लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे c1। इधर का हम देखते हैं तो इसको लिखेंगे a2, ये हो जाएगा आपका कुछ नहीं है तो b2 और ये हो जाएगा c2। ये फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू भरिए, ये आपका a1 है तो a1 का मतलब 1 बट्टा a2 का मतलब लिखेंगे यहाँ पर k बराबर b1, तो b1 की वैल्यू देखेंगे तो b1 की वैल्यू है आपका k। इधर आपको b2 देखेंगे तो b2 की वैल्यू कितनी है 1। इधर लिखेंगे c1 तो c1 की वैल्यू 1 और यहाँ c2 की वैल्यू क्या लिखेंगे k स्क्वायर। हमको तीनों से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब केवल 2 से होता है। इन दोनों से हमको मतलब है, इन दोनों को हम हल करेंगे। यहाँ हो जाएगा 1 बट्टा k बराबर k बट्टा 1। इसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको तिर्यक का क्या कर देना है गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो 1 में 1 का गुणा होगा, k में k का गुणा होगा।
के का गुणा क्या होगा। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि इसके अनेक हल है। अनेक हल का मतलब होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो उसका अनेक हल होता है। और अनेक हल का जो कंडीशन होता है ये होता है a1/a2, उसके बाद होता है बराबर b1/b2 इक्वल टू होता है c1/c2। ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ पे x का जो गुणांक होगा ये आपका होगा a1, इसके बाद ये होगा b1, इसके बाद ये जो चीज़ होगा c1, इधर होगा a2, ये होगा y का गुणांक, ये होगा b2 और यहाँ क्या हो जाएगा c2। अब हम वैल्यू भरते हैं, देखेंगे a1 की वैल्यू कितनी है, तो a1 की वैल्यू है 1। उसके बाद देखेंगे a2, तो a2 की वैल्यू है k। इधर आप देखेंगे b1, तो जो b1 की वैल्यू है वो b1 की वैल्यू है k, और b2 की वैल्यू देखेंगे तो b2 की वैल्यू है 1। उसके बाद c1 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू देखेंगे तो c2 की वैल्यू है k²। हमको इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, कोई दो लेके हल कर लेते हैं। कोई दो लेके k का मान निकाल लेंगे, इन दोनों को हल कर लेंगे तो ये है 1/k और इधर है k/1। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद तिर्यक का गुणा। तिर्यक का गुणा करेंगे तो k में k का गुणा होगा, 1 में 1 का गुणा होगा, तो k में k का गुणा होगा k² और 1 में 1 का गुणा होगा तो क्या होगा 1। अब देखो इधर स्क्वायर करेंगे तो 1 -1 का भी स्क्वायर +1 होता है, +1 का भी स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं k² बराबर +-1 का स्क्वायर, क्योंकि +1 का भी स्क्वायर 1 होता है और -1 का भी स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। जब दोनों पक्षों का स्क्वायर हटाएंगे तो k बराबर क्या आंसर आएगा, k बराबर आएगा +-1। इसका क्या आंसर होगा, k बराबर +-1। तो देखेंगे +-1 कोई भी हो जो तुमको मिल जाएगा +-1 तो उसी का क्या देंगे आंसर। कहते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपसे इस क्वेश्चन में x का मान पूछा है, केवल x का मान, तो आप कुछ मत कीजिए, सीधे क्या कर दीजिए तिर्यक का गुणा। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन है 1/x² - 2 बराबर है 1/7 और आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्या करना है तिर्यक का गुणा। जब तिर्यक का गुणा करेंगे तो x² - 2 में 1 का तिर्यक का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा x² - 2 और 7 में 1 का गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा 7, ये हो जाएगा। ये -2 है, -2 आप उधर लेके जाइए तो क्या बन जाएगा +2, x² बराबर हो जाएगा 7 + 2। 7 और 2 जो आंसर आएगा 7 और 2 कितना होगा 9। अभी आपको बताया है उधर जब 1 आया था इधर स्क्वायर था तो बोले थे 1 जो होता है -1 का भी स्क्वायर +1 होता है और 1 का भी स्क्वायर क्या होता है +1 होता है। ठीक इसी प्रकार जो 9 होता है, क्योंकि इधर स्क्वायर है इसलिए बोल रहे हैं, इधर स्क्वायर है तो बोलेंगे कि 3 का भी स्क्वायर 9 होता है और -3 का भी स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो आप इसको इस तरीके से लिखिएगा x² बराबर +3 का भी स्क्वायर और -3 का भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, क्योंकि इधर स्क्वायर था। जब दोनों तरफ का स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा ये बचेगा x बराबर +-3। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि 9 था तो 9 किसका स्क्वायर होता है 9 3 का भी होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है -3 का होता है। तो लिखेंगे +-3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी वाला सही है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि जो वृत्त बना देते हैं तो व्यास जो होता है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब व्यास बनाएंगे तो व्यास किससे होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से जाता है। और जो केंद्र होता है एकदम बीच में होता है। केंद्र कहाँ होता है, बीच में रहता है। यहाँ पे इस किनारे पर आप यदि ए ले लें ए और इस किनारे पर बी ले लीजिए तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। यहाँ पे ए का निर्देशांक देखिए कौन कौन दिया है, आप पहले ये देख लीजिए। आप देखेंगे क्या क्या दिया है तो आपको देखिए क्या कर रहा है, ए बी व्यास है तो ए बी व्यास बना लिए। देखो ए बी क्या बन गया व्यास। अब कह रहा है कि केंद्र का मान दे दिया है, केंद्र का जो मान दिया है वो दे दिया है 2, केंद्र दे दिया है। और बी का निर्देशांक दिया है, बी का मतलब है 1, 4। तो ए का पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है। देखो केंद्र का दे दिया है तो केंद्र बीच में है 2, बी का मतलब बी का दे दिया है तो ए का पूछा है। तो ए नहीं पता होता है तो हम x y लिख देते हैं। जो नहीं पता है निर्देशांक का मतलब ही होता है, निर्देशांक मतलब x, y। x, y जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं निर्देशांक। x और y के मान को क्या बोला जाता है निर्देशांक। अब देखो ये बीच में रहता है, ये कहाँ रहता है बीच में, तो बीच में आपका है 2, बीच में कौन है 2। तो अब सूत्र होता है, देखिए सूत्र होता है x बराबर x1 + x2 बट्टा के 2। फिर आप लिखते हैं कि y बराबर होता है y1 + y2 बट्टा के 2। ये फार्मूला होता है, ठीक है। x बराबर x1 + x2 बट्टा 2 और y बराबर y1 + y2 बट्टा 2, ये फार्मूला होता है। तो देखिए ये किनारे का जो रहेगा, ये किनारे का x1, ये होगा y1
इस किनारे का यक्स और वाई, और इधर का लिखेंगे x2 और क्या लिखेंगे y2। अब वैल्यू भरेंगे, बीच वाला x y वाला, मतलब वैल्यू जब भरेंगे तो बीच वाला कौन है x और y, तो रखिए या x जब पर रखेंगे तो 2 रखेंगे। अब देखेंगे x1 कितना है, तो x1 x है, x2 कितना है, तो x2 प्लस के 1 है बट्टा के 2, ये 2 भाग में, इधर जाकर क्या करेगा गुणा, तो 2 में 2 का गुणा होगा 2 दूना के 4, x प्लस 1, 1 प्लस है इस साइड लेकर आइए तो क्या होगा माइनस, 4 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 3, तो x का मान कितना आ गया 3। ऐसे ये y निकालेंगे तो बीच में y वाला है तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 3, उसके बाद y1, तो y1 इधर का कितना है y, उसके बाद प्लस y2, तो y2 है 4, नीचे बट्टा के 2, ये 2 भाग में, इधर जाकर क्या करेगा गुणा, 2 का 3 में गुणा होगा तो 2 3 6, और इधर हो जाएगा y प्लस 4, ये 4 प्लस है 4, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा 6 में 4 जुड़ेगा तो कितना होगा 6 4 10, तो यहाँ से हो जाएगा y की वैल्यू माइनस के 10, तो y की वैल्यू माइनस 10। x और y पूछा है तो a का निर्देशांक, तो a वाला हम बोलेंगे, a वाला कौन है x का मान y है, तो x का मान जो आया है x कितना है 3, और y जो आया है वो आया माइनस के 10, तो 3 का मान माइनस 10, डी वाला आपका सही हो जाएगा। फिर अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन, मूल बराबर है, देखिए 2 घात का, यदि जो लड़का 7 मॉडल पेपर लगा देता है उसको बोर्ड में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि देखो बार बार यही हर एक सेट में बार बार क्वेश्चन आता है कि विविक्तर वाला आता है, मूल बराबर है तो डी बराबर क्या लिखते हैं 0, मूल जब बराबर होता है तो लिखा जाता है डी बराबर 0, और जब डी बराबर 0 लिखेंगे और डी क्या होता है विविक्तर, और डी का मतलब होता है b² - 4ac बराबर क्या लिख देंगे 0, -4ac को उस साइड भेज दो तो कितना हो जाएगा +4ac, तो b² बराबर क्या लिख सकते हो 4ac। अब यहाँ से देखो b², पहले वैल्यू भर दो, जब वैल्यू हम लोग भरेंगे देखेंगे वैल्यू क्या है, तो यहाँ से देखो सवाल था आपका 3x² और -12x प्लस के बराबर 0, तो यहाँ से a कितना है a 3 है, b देखा जाएगा तो चिन्ह सहित रखा जाए, चिन्ह सहित माइनस के 12, और c ये वाला है, तो जब वैल्यू भरा जाएगा b के जगह पर -12², उसके बाद रखेंगे 4, a के जगह पर देखेंगे तो a के जगह पर कितना है, a के जगह पर 3 है, उसके बाद c के जगह पर देखेंगे तो c के जगह पर कितना है k, यहाँ से देखिए क्या होगा -12 का स्क्वायर कितना होगा 144, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और देखिए ये कितना होगा 4 3 12, तो 12 हो जाएगा, और हम जानते हैं कि ये गुणा में इधर जाएगा तो क्या कर देगा भाग, और इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12 से 12 बार में कटेगा तो आएगा कितना 144, तो इसका आंसर कितना आएगा 12, क्योंकि 12 से 12 बार में कट जाता है, ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा 12। तो समझ में तो आ ही गया होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 2 आकृतियां जिनके आकार क्या है, जिनके आकार समान है परंतु इनका माप क्या है आवश्यक रूप से समान न हो। माप मतलब कि देखो हम बता रहे हैं ये क्या होगा, 2 वस्तुएं देखने में एक जैसी होती हैं तो हमेशा उसको बोला जाता है समरूप, ठीक है। जैसे आप देखिए छोटा हाथी लीजिए या बड़ा हाथी, जो रोड पर चलता है उस हाथी को देखिए, और जो आप लोग खिलौना वाला हाथी रहता है उस हाथी को देखिए, दोनों समरूप होते हैं, देखने में एक जैसा है कि नहीं। आप कभी भी एक काम कीजिए कि जैसे कोई भी कॉपी, छोटा वाला कॉपी लीजिए, यदि छोटा वाला कॉपी दीजिए और किसी के पास बड़ा वाला कॉपी हो रजिस्टर, दोनों आयताकार होता है ना, यदि आयताकार रहेगा तो ऐसे रहेगा, ठीक है, यदि आयताकार रहेगा, या बोर्ड ही देख लीजिए, ये बड़ा डिजिटल बोर्ड है उधर छोटा डिजिटल बोर्ड है, छोटा बोर्ड है ना, तो दोनों कैसा है देखने में एक जैसा होता है, दोनों आयताकार है, लेकिन एक के ऊपर एक रखेंगे तो ढकेगा नहीं, पूरा पूरा ढकेगा नहीं ढकेगा। यदि पूरा पूरा ढक जाता है, एक वस्तु को दूसरे वस्तु को ऊपर रखेंगे, जैसे पूरा ऊपर वाला देखे तो नीचे वाला ना दिखाई दे, इसको बोलते हैं सर्वांगसम। क्या है सर्वांगसम? सर्वांगसम में क्या होता है, उसका माप भी बराबर होना चाहिए और देखने में एक जैसा भी होना चाहिए, तो सर्वांगसम होता है। और जो केवल देखने में एक नियर रहता है लेकिन माप अलग अलग रहता है उसको समरूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समरूप। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? समरूप। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां मैंने देखने में एक जैसी लेकिन माप बराबर नहीं होगी, यदि माप बराबर हो जाएगी तो सर्वांगसम बोलेंगे। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए फिर ये क्वेश्चन ये भी बार बार पूछता है, और ये क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये फार्मूला आपको याद होगा, ये फार्मूला कहता है कि पहले त्रिभुज ABC का क्या लिखेंगे? ABC का क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल, और नीचे लिखेंगे बट्टा
दूसरा त्रिभुज लिखेंगे पी क्यू आर का, क्या लिखेंगे पी क्यू आर का क्या लिख देंगे क्षेत्रफल। तो ये जो क्षेत्रफल होता है इनके भुजाओं के वर्गों का अनुपात का क्या होता है, बराबर होता है। यदि भुजा लिखा जाए तो पहले का भुजा ए बी का स्क्वायर, यदि दूसरा भुजा लिखा जाए तो क्या लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप देखिए दिया क्या है, दो समरूप त्रिभुज में भुजा दे दिया है, क्या दिया है भुजा, तो आपसे क्या पूछ दिया है क्षेत्रफल। तो आप भुजा रखेंगे यहाँ पर, कितना भुजा दिया है 3/5 और इसका क्या कर दिया जाएगा इसका स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो यही आंसर आ जाएगा 9/25 या 9 संबंधे 25। तो इसको लिखेंगे हम लोग 9 संबंधे 25, जो कि पहला वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसमें आपका साइड दिया था, भुजा दिया था और क्या पूछा है क्षेत्रफल, तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद वाला देखो, ये जो क्वेश्चन ये तो पूरा कर दिया है। और ये देखो कौन सा त्रिभुज बताएगा, तो आपको पता है समकोण त्रिभुज, क्योंकि 3 4 5 का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो कोण होगा वो 5 होगा और इसके बाद ये दोनों आधार और लंब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज होगा जिस त्रिभुज में कौन डिग्री कोण बने 90 डिग्री। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री बने, बाकी दोनों कोण न्यून कोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ये समकोण त्रिभुज को फॉलो करता है क्योंकि इसमें 5 3 4 है, जिसमें कोण 5 होगा, ठीक है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। इसके बाद वाला देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये भी कर चुका है, ठीक है, ये भी कर चुका है आपका, लेकिन आप कर सकते हैं वही वाला फार्मूला लगाएंगे। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है और कह रहा है कि इसके परिमाप के अनुपात का परिमाप देखो कैसे आप लोग करते हैं, ध्यान देना। तो हम ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्या लिख देंगे क्षेत्रफल, और नीचे क्या लिखना है तुमको दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर का क्या लिख दोगे क्षेत्रफल। अब यहाँ देखो हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि भुजाओं जो होते हैं भुजाओं के वर्गों के अनुपात का क्या होता है बराबर होता है। इस पर वर्ग कर दो क्या इस पर वर्ग कर दो, अब यही तो होता है फार्मूला कि इनके भुजाओं के वर्गों का अनुपात का क्या होता है बराबर। अब यहाँ देखो क्या दिया है, इसका परिमाप दिया है और यहाँ भी क्या दिया है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तीनों भुजा को जोड़ दें उसी को कहते हैं परिमाप। तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे परिमाप। तो परिमाप दे दिया है, परिमाप कितना दिया है 10। अच्छा बताओ परिमाप तो दे दिया है, एक भुजा निकालेंगे तो क्या करेंगे, परिमाप दिया है और एक भुजा निकालना हो तो क्या करेंगे 10 में हम लोग भाग देंगे ना, क्योंकि तीनों भुजा मिला के बोला है, तीनों भुजा को जोड़ने पर कितना आ रहा है 10। तो जो परिमाप 10 दे दिया है और आपको एक भुजा निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, इसमें 3 से भाग देना पड़ेगा ना। तो इसकी एक भुजा हो जाएगी, पहले वाले की जो एक भुजा होगी वो हो जाएगी 10/3, क्योंकि 3 भुजा होता है, त्रिभुज में 3 भुजा होता है। दूसरा का निकालेंगे तो इसका भी क्या आएगा 15/3 स्क्वायर। यहाँ से कौन कट जाएगा 3 से 3 कट जाएगा और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100 और 15 का स्क्वायर 225। अब इसको काट दीजिए, आप काटिए 25 से काट लीजिए, 25 से काटेंगे 25 चौको 100 और 25 नावा 225, क्योंकि 25 8 200 होता है, 25 नावा 225। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/9। इसको लिखेंगे हम लोग क्या 4 संबंधे 9। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा 4 संबंधे 9, जो कि कौन वाला सही है दूसरा वाला सही है। तो ये तो शायद कर चुका है, ठीक है, नहीं भी कटा होगा तो भी आसान है, आप कर सकते हैं। देखिए ये वाला 13 नंबर आपसे बोला है कि tan थीटा का मान दे दिया है। तो जब tan थीटा का मान दे दिया है तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और उस समकोण त्रिभुज में देखिए यहाँ पर देखिए थीटा दिया है और लाएंगे ए बी सी और मान दिया है tan थीटा। तो आपको पता है tan थीटा का क्या होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा लंब आपका 8 हो जाएगा, आधार कितना है 15। तो कोण निकालेंगे तो 17 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। नहीं तो याद कर लीजिए कोण का स्क्वायर, कोण क्या है कोण AC है, 90 के सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है कोण। तो कोण का स्क्वायर बराबर लिखते हैं आधार का स्क्वायर, उसके बाद लिखते हैं प्लस के लंब का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो कोण हमको पता करना है तो कोण को क्या लिख देंगे AC का स्क्वायर आधार देखेंगे तो आधार कितना है 15 और लंब देखेंगे तो लंब कितना है 8 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो AC का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और ये क्या है 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो आएगा 289। तो 289 देखेंगे, हम जानते हैं कि 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। 289 किसका होता है 17 का। तो यहाँ से AC बराबर लिख देंगे 17, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो बगल वाला किसमें आ जाएगा अंडर रूट में, और 289 किस रूप में निकलेगा 17 के रूप में निकलेगा। तो यहाँ आ जाएगा 17। मान किसका पूछा है कोसेक का। तो कोसेक का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कोसेक थीटा बराबर होता है कोण बट्टा लंब, कोसेक थीटा बराबर होता है कोण बट्टा क्या होता है लंब, ये फार्मूला होता है। तो
कोण हमेशा क्या होता है 90 डिग्री के सामने का भुजा, तो 90 के सामने भुजा कौन है 17, 17 हो जाएगा। और लंब देखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 17/8। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि कोसेक थीटा आपका जो वैल्यू होगा, कोसेक थीटा का जो मान होगा वो होगा 17/8। तो आप क्या बोलेंगे 17/8, जो कि पहला वाला ऑप्शन क्या है सही है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 14 नंबर में क्या बोला है। तो देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, थीटा का मान पूछा है। देखिए थीटा का मान पूछ दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हल करेंगे। आपको दिया है 2 cos 3 थीटा, उसके बाद देखिए क्या दे दिया है बराबर के क्या दे दिया है 1, और आपसे इसमें पूछा है कि बताइए थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए 2 किस तरह है, 2 गुणा में, 2 उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा भाग में। जो चीज़ गुणा में है इस साइड भेजते हैं तो किस में जाता है भाग में। इधर काश है तो उधर भी हम काश ही सोचेंगे, जब इधर काश है तो उधर भी क्या जोड़ेंगे काश। तो हम ये सोचेंगे कि 1/2 काश में किसका मान होता है, तो काश 60 का मान होता है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि काश 3D है मतलब 3 थीटा है तो उधर 1/2 है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि 1/2 काश में किसका मान होता है, तो काश 60 का मान होता है। तो इधर हम लिखेंगे काश 30 थीटा, 3 थीटा है 3 थीटा बराबर इधर लिखेंगे काश 60 डिग्री। काश से काश हट जाएगा, काश से काश क्या होगा हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 थीटा बराबर लिखेंगे 60 डिग्री, और 3 गुणा है उधर भेजेंगे तो क्या कर देगा भाग, और 3 से काटेंगे तो आएगा 3 दूना के 6, थीटा बराबर कितना डिग्री 20 डिग्री। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो थीटा बराबर 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो आराम से कर सकते हैं, केवल आप वैल्यू भेजते आराम से कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए ये भी वही क्वेश्चन है और आपको दे दिया परिधि दे दिया है, ठीक है, वृत्तों का परिधि का अनुपात दे दिया है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो आप ये फार्मूला जानते होंगे, फार्मूला जानते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए परिधि क्या होता है आप जानते हैं कि मान लीजिए 2 वृत्त हैं, तो पहले वृत्त की परिधि लिखेंगे तो 2πr1। हम बोल देते हैं कि जो पहला वृत्त है उसका त्रिज्या r1 है और जो दूसरा वृत्त है उसका त्रिज्या r2 है, तो दोनों का जब अनुपात लिखेंगे तो परिधि क्या होता है 2πr। तो पहले वृत्त का परिधि 2πr1 और दूसरे वृत्त का परिधि क्या लिखेंगे 2πr2, क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है। क्या दिया है 3/2। आप जानते हैं यहाँ से 2π से 2π कट जाएगा, यहाँ होगा r1/r2 बराबर आ जाएगा 3/2, ये r1/r2 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कि बताइए उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो जब पहले का क्षेत्रफल ऐसे a1 बट्टा क्या लिखेंगे a2, पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल a1 और दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल a2। तो आपसे पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात, इधर जब क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है πr²। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे तो पाई और लिखेंगे इधर r1², इधर लिखेंगे पाई और क्या लिखेंगे r2²। तो पाई से पाई कट जाएगा तो ये होगा a1/a2, और देखेंगे r1 कितना है, r1 3 है और r2 कितना है 2 है, तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो ऐसे लिख देंगे हम लोग 3/2 का क्या लिख देंगे स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा a1/a2, 3 तरीके 9 और 2 दूना के 4, तो ये हो जाएगा इसका संबंध आएगा a1 संबंध a2 बराबर हो जाएगा 9 संबंध 4। ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा 9 संबंध 4। आसान है, कर भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो 16 नंबर। 16 नंबर आपसे कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि एक समान त्रिज्या r के 2 अर्धगोले को उनके आधारों से क्या किया जाएगा जोड़ दिया गया है। 2 अर्धगोले को क्या कर दिया गया है जोड़ दिया गया है। तो जब 2 अर्धगोला जोड़ देंगे, देखिए एक अर्धगोला ऐसे इधर और एक अर्धगोला ऐसे, दोनों अर्धगोले को क्या कर दिया गया है जोड़ा गया है, तो पूरा एक गोला बन जाएगा कि नहीं। जब ऊपर एक अर्धगोला है नीचे अर्धगोला है तो दोनों अर्धगोले को जोड़ देंगे तो पूरा गोला हो जाएगा ना। अब पूरे गोले का वो कर्पिष्ठ क्या होता है 4πr², क्योंकि आधा गोला जो रहता है जो आधा गोला रहता है उसका होता है 2πr²। आधा गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। इसमें आधा जोड़ा और जोड़ा जा रहा है, आधा गोला जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 2πr²। पूरा एक गोले का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 4πr²। तो इसका आंसर क्या आएगा 4πr²। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो 17 नंबर, केंद्रीय परिवृत्त की माप नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि माध्य, माध्यिका और बहुलक, माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों क्या होता है केंद्रीय परिवृत्त की माप में ही आता है, ठीक है। माध्य, माध्यिका और बहुलक
तो माध्य आता है, माध्यिका आता है, बहुलक आता है, लेकिन मानक विचलन जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में नहीं आता है। और इसका सूत्र भी आपको याद होगा कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका में से 2 माध्य घटा दिया जाता है, वो एक फार्मूला आता है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आप आंसर याद भी कर लिए होंगे, 5 आएगा, क्योंकि इसको कई बार आप लगा चुके हैं। क्योंकि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का समांतर माध्य बताना है, तो 1 से लेके 9 तक संख्याओं को जोड़ देते हैं। और कितनी संख्या है, टोटल 9 संख्या है ना, तो 9 से क्या कर देते हैं भाग, तो जोड़ेंगे 1 से लेके 9 तक संख्या। तो समांतर माध्य का सूत्र जो होता है, देखिए आपको याद होगा कि समांतर माध्य, ध्यान दो, समांतर माध्य बराबर आपका फार्मूला होता है संख्याओं का योग बट्टा संख्या। आपका जो फार्मूला आता है संख्याओं का योग बट्टा के होता है संख्या, ये फार्मूला होता है। अब हम जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 1 से 9 तक पूरा जोड़ेंगे, तो 1 + 2 3, उसके बाद हम जोड़ते हैं 4 और 5 6 7 8 9। अब बट्टा 9 से क्या कर देंगे भाग, क्योंकि संख्याओं का योग बट्टा क्या होता है संख्या। जब सबको आप जोड़ेंगे तो ये टोटल आपका आएगा 45, और 45 में 9 से भाग देंगे तो 9 × 5 = 45। इसका जो आंसर आएगा कितना 5। तो यहाँ से इसका आंसर हम लोग लगा सकते हैं 5। कुछ क्वेश्चन जब तुम मॉडल पेपर लगा लोगे, अंसाल लगा लोगे, तो अपने आप ही बता दोगे। बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें तुमको टाइम नहीं लगेगा कि कितना आएगा कितना। देखो वो क्वेश्चन आ गया जिसका हम बोले थे बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो डायरेक्ट आपको फार्मूला यदि याद है कि फार्मूला ये होता है बहुलक बराबर आपका जो फार्मूला आता है 3 माध्यिका में से 2 माध्य घटा देते हैं, 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, ये फार्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। तो यहाँ से जब हल करते हैं तो देखते हैं क्या चीज़ दिया है। तो माध्यिका आपको दे दिया, माध्य दे दिया है, तो माध्यिका 16 दिया है, तो लिखेंगे 3 × 16 और 2 × माध्य जो दिया है वो 15 दिया है। तो यहाँ से जब गुणा करेंगे तो 16 × 3 = 48 हो जाएगा, और इसके बाद इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना के 30। जब घटाएंगे इसमें से तो ये 18 बच जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 18। तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा 18। आसान क्वेश्चन है, सीधे आप वैल्यू भर सकते हैं। इसके बाद देखिए सबसे लास्ट इसका बहुविकल्पी का कह रहा है कि 1 से प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका बताना है। प्रथम 10 संख्याओं का प्राकृतिक संख्या, तो आप जानते हैं कि 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10, प्रथम 10 संख्या है। तो 10 संख्या सम है ना, 10 को आप जोड़ेंगे तो n बराबर क्या आएगा, n बराबर सम, मतलब 10 आ रहा है तो 10 माने क्या है सम संख्या है। सम के लिए देखिए क्या फार्मूला होता है माध्यिका के लिए। सम के लिए जो माध्यिका का जो फार्मूला आएगा, माध्यिका बराबर जो फार्मूला होता है ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला होता है n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, प्लस n/2 वां पद बट्टा के क्या लिखते हैं बट्टा के 2। ये सम का भी फार्मूला होता है n/2 प्लस 1वां पद प्लस n/2 वां पद, और नीचे क्या लिखते हैं 2। तो n का मतलब कितना है, n का मतलब 10 है। तो n के जगह पर रखेंगे 10 बट्टा के 2 और प्लस क्या लिखेंगे प्लस के 1, और इधर क्या लिखेंगे वां, और क्या लिखते हैं पद। फिर देखो n का मतलब कितना है, n का मतलब 10 है, तो n मतलब लिखेंगे 10 बट्टा के 2 और उसके आगे क्या लिखेंगे वां पद, नीचे 2 है। तो इसको हम हल करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 10 5 बार में कटेगा, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 6वां पद, ऐसे लिखेंगे 6वां पद। यहाँ से क्या करना है, इसको काटेंगे तो 2 × 5 = 10, तो ये हो जाएगा आपका 5वां पद, और नीचे कितना है 2। तो 6वां पद और 5वां पद की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से लाइन से 6वां पद देखेंगे तो देखिए पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, तो 6वां 6 है, यहाँ से 6वां पद जो क्या है 6 है, और 5वां पद क्या है 5 ही है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे 6 और 5 11, 11 में 2 का क्या कर देंगे भाग, तो ये आएगा 5.5, 5.5। इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा 5.5। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला सही है। ये डी वाला हो गया। तो देखिए आप इस पहले वाले भाग में 1 से 20 तक क्वेश्चन देखे हैं, इसके अगले भाग में आप देखेंगे